तो क्या है संविधान का भाग 4? संविधान का भाग 4 का मतलब है राज्य के नीति निदेशक तत्व। पहले इस भाग के बारे में मैंने इनका वर्गीकरण वगैरह की स्लाइड लगाई है, पहले थोड़ा सा बेसिक बात समझ लो। यहाँ पे जब भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 3 तक मौलिक अधिकारों तक हमने 35 तक के अनुच्छेद पढ़े थे। भाग 4 जो है वो डीपीएसपी की बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इनको हम लोग कहते हैं। आई बात समझ में? हिंदी के अंतर्गत इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी भाग 4 में जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद शुरू होते हैं 36 से लेकर के और ये जाते हैं 51 तक। कहां तक जाते हैं? 51। अच्छा, क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्व और क्या राज्य को ध्यान रखना चाहिए नीति का निर्माण करते हुए, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहली बात यहां पर यह समझ लेना जरूरी है कि होता क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्व, है ना। नीति निर्देशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व तो जो है ना वो शब्द 1935 में भारत शासन अधिनियम से लिया गया शब्द। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और उस भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय गवर्नरों के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे कि वो पॉलिसी बनाते हुए इन बातों का ध्यान रखेंगे। वहां शब्द प्रयोग किया गया था निदेशक तत्व। आई बात समझ में? यानी जिसको हम लोग मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह रहे हैं, उन प्रिंसिपल को पहली बार मेंशन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात की चर्चा भी की है कि ये वही निदेशक तत्व शब्द वहां से ही लिया गया। अगर बात करें कि ये संविधान में आया कहां से या दुनिया में किस देश के संविधान में है, दुनिया में कहां इसका जो है जन्म हुआ, तो उस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। भाग 4 के अंदर 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व का मतलब अगर तुमसे पूछा जाए तो बस इतना बताना कि ऐसी बातें जिनको राज्य सरकार को या भारत सरकार को कोई भी नीति बनाते हुए ध्यान रखनी है। नीति बनाते हुए का मतलब कोई भी कानून बनाते हुए जो बातें राज्य सरकार को ध्यान रखनी है वो बातें इसके अंतर्गत रखी गई है। बहुत कुछ है नीति निदेशक तत्वों में। क्या होते हैं समाजवादी सिद्धांत, क्या होते हैं गांधीवादी सिद्धांत और क्या होते हैं बौद्धिक सिद्धांत। इन तीनों चीजों को हम लोग अनुच्छेदों के अनुसार बांट करके पढ़ेंगे कि कौन सा अनुच्छेद गांधीवाद से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद समाजवाद से संबंधित है और कौन सा अनुच्छेद बौद्धिकता से संबंधित है। बहरहाल अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1937 में आयरलैंड का संविधान बना। 1937 में आयरलैंड का, जैसा हमारा संविधान बना है ना 26 नवंबर 1949 को, ऐसे ही आयरलैंड का संविधान जो है वो 1937 के अंदर बनकर के तैयार हुआ। 1937 में बने आयरलैंड के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों को मेंशन किया गया था। तो जानकारी मिली कि आयरलैंड ने जो नीति निदेशक तत्व लिए हैं वो स्पेन से लिए हैं। कहां से लिए हैं? स्पेन से। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं हमारे संविधान में? तो हमारे संविधान में लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसको कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। लेकिन अगर बात करें आयरलैंड के पास कहां से आए, तो आयरलैंड के पास जो है वो स्पेन से आए हैं। मूल रूप से राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जन्मदाता जिस देश को हम कह सकते हैं वो देश है स्पेन। आई बात समझ में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें विशेषता वाला भाग कहा है। इसे कहा है कि ये संविधान की विशेषता वाला भाग है। आई बात समझ में? इसके अलावा कुछ और इसके संबंध में मत हैं, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग कहा है। एक ग्रेनविल ऑस्टिन करके व्यक्ति हुए, उन्होंने तो इसको संविधान की मूल आत्मा ही कहा है। तो मूल आत्मा मतलब तुमको एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि अगर तुम्हारे पास पूछ रहा है ना तो एक चीज को ध्यान से समझना। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या नाम है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि यह संविधान की मूल आत्मा है। अब ये आत्मा शब्द ना संविधान में बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, संविधान की मूल आत्मा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहां से आने वाले, ध्यान से समझना जरा। अगर तुमको पूछ रहा है इस नीति निदेशक तत्वों के बारे में कि भाई नीति निदेशक तत्वों में सबसे पहली बात हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रस्तावना, पढ़ा था
प्रस्तावना पढ़ी थी, तो प्रस्तावना में मैंने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। फिर हमने मौलिक अधिकार पढ़े। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमने आर्टिकल 32 पढ़ा। कौन सा आर्टिकल पढ़ा? 32। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 पढ़ा। तो अनुच्छेद 32 को मैंने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या बोला है? संविधान की आत्मा। अभी मैं कह रहा हूं कि ग्रेनविल ऑस्टिन, कौन हुए? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है डीपीएसपी को, किसको? डीपीएसपी को। डीपीएसपी को कहा है कि ये संविधान की क्या है? मूल आत्मा है। अब यहाँ आत्मा वाला क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, आत्मा ही आत्मा हो गया सब जगह, समझ रहे हो बात को? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाए, क्वेश्चन सीधा होगा अगर कि किस भाग को आत्मा कहा जाता है संविधान की, तो वो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो B.R. अम्बेडकर ने कहा है। आई बात समझ में? या क्वेश्चन यूं होगा कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे कहा है संविधान की मूल आत्मा, तो वो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज या राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएंगे। समझ गए बात को? आगे चलें अगर, तो सबसे पहले यहां हमने कुछ वर्गीकरण किया है। इन वर्गीकरणों को समझने से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत हो रही है अनुच्छेद 36 से। कहां से शुरुआत हो रही है? 36। आर्टिकल 36 से राज्य के नीति निदेशक तत्व शुरू हो रहे हैं। 36 और 37, पहले इन दो अनुच्छेदों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। आर्टिकल 36 क्या कहता है? तो आर्टिकल 36 सेम वही बात कह रहा है जो आर्टिकल 12 कह रहा था। यह कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी किसकी डेफिनेशन? स्टेट की डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा क्या होगी, वो कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 36 कह रहा है। और वही राज्य की परिभाषा बता रहा है जो राज्य की परिभाषा कौन बता रहा था? आर्टिकल 12 बता रहा था। वही परिभाषा कौन सा बता रहा है? आर्टिकल 36 बता रहा है। राज्य किसको कहेंगे? तो सारी अथॉरिटी राज्य है। समझ रहे हो बात को? फिर वो ओएनजीसी है, चाहे वो सेल है, एनटीपीसी है, कोई भी है, भारत सरकार की कार्यपालिका संसद वगैरह कुछ भी है, भारत सरकार है, राज्य सरकार है, वो सब राज्य के अंतर्गत आ जाती है। यहां भारत राज्य क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसके अंदर सिंपल सी बात वही बात है जो मैंने मौलिक अधिकारों में बड़े अच्छे से समझाई थी कि आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। वही आर्टिकल 36 के अंतर्गत भी दी गई है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य किसको कहेंगे वो बता रहा है। समझ गए बात को? आर्टिकल 37 एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर 30 इंपॉर्टेंट आर्टिकल छांटने हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसमें से एक आर्टिकल 37 भी होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 37 पूरे के पूरे नीति निदेशक तत्व की परिभाषा को ही बदल देता है। आर्टिकल 37 पूरी की पूरी प्रणाली पर ही जो है ना वो एक बाधा लगा देता है। और क्या कह रहा है अनुच्छेद 37? अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि इस भाग का कोई भी अनुच्छेद न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। इस भाग का कोई भी अनुच्छेद न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं होगा, या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, या वाद योग्य नहीं होगा। जो तुम ठीक समझो वो कह सकते हो। 37 कहना चाह रहा है कि 36 से 51 तक जो भी लिखा गया है उसको जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में उस पर चर्चा नहीं हो सकती। तुम जाकर के उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो कि ऐसा नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? जैसे इसके अंदर क्या लिखा गया है? इसके अंदर लिखा गया है कि भाई राज्य के नीति निदेशक, वो तो मौलिक अधिकारों में भी लिखा है, शिक्षा का अधिकार वाला। कुछ और देखे अगर, तो ग्राम पंचायतों का गठन लिखा है इसमें। माना नहीं हुआ ग्राम पंचायतों का गठन, तो कोई ग्राम पंचायत का गठन किसी राज्य में नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि वहां से कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा कि भाई संविधान में लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन और नहीं हुआ। जैसे इसमें लिखा है कि सरकार विकलांगों के लिए कार्य करेगी, सरकार वृद्धा पेंशन वगैरह देने का कार्य करेगी, सरकार कुछ दशाओं में प्रसूति सहायता देने का काम करेगी। समझ रहे हो बात को? राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अच्छा पोषाहार उपलब्ध करवाए, वो कर्तव्य है राज्य का। ये नहीं हो सकता कि हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि भैया सरकार तो हमारे यहाँ अच्छा खाना पहुंचा ही नहीं रही है।
समझ रहे हो बात को? सरकार चाहेगी तो देगी और नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। अगर आज सरकार पेंशन दे रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है, विकलांग पेंशन दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है, या अगर किसी और चीज में सहायता दे रही है, विकलांगों को आप देखते होंगे कि सभी सरकारी सेवाओं में भी कुछ प्रतिशत की छूट मिलती है। अगर आज सरकार दे रही है, कल को अगर सरकार ना भी दे तो सरकार के खिलाफ ये कोई जबरन वाला मामला नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि सरकार इन चीजों को देगी। यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य में चुनौती, मतलब न्यायालय के अंतर्गत चुनौती योग्य नहीं है। इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इंफोर्स नहीं करवाया जा सकता। इस बात को ध्यान से समझ लेना। तो 36 क्या कह रहा है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वही डेफिनेशन स्टेट की जो आर्टिकल 12 में दी गई है। और आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि इस भाग के किसी भी अनुच्छेद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अंदर जो भी लिखा गया है, सरकार चाहेगी तो देगी और नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर सरकार 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दे रही है। जब तक दे रही है ठीक है, कल को बंद भी कर देती है तो सरकार के खिलाफ न्यायालय नहीं जाया जा सकता। समझ रहे हो? पहले केरोसिन मिलता था, चीनी मिलती थी, ये सारी चीजें मिलती थी। सरकार अपने फायदे के हिसाब से या फिर अर्थव्यवस्था के हिसाब से उन चीजों में कटौती कर रही है, और कटौती कर रही है तो कोई न्यायालय नहीं गया कि अब तो मिट्टी का तेल नहीं आ रहा। जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा? क्योंकि 37 क्या कह रहा है कि न्यायालय में इस भाग के अनुच्छेदों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं 36 और 37 के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। सबसे पहले अगर यहां पे बात करें तो यहां 3 प्रकार के सिद्धांत तुम्हारे सामने लिखे गए हैं। एक प्रकार का सिद्धांत लिखा गया है समाजवादी सिद्धांत, है ना? समाजवादी सिद्धांत क्या होते हैं, किसको हम समाजवादी सिद्धांत कहेंगे, है ना? ये समझना अपने आप में बड़ा जरूरी काम है कि समाजवादी सिद्धांत होते क्या है। सोशलिस्ट विचारधारा मैंने पहले भी चर्चा की थी, है ना? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट विचारधारा या सोशलिज्म की, किसकी बात करते हैं? सोशलिज्म की बात करते हैं, या किसी और चीज की, समाजवाद जिसमें हम लोग बात करते हैं। समाजवाद का मतलब क्या है? हमारा देश देखो कैसा देश है, जहां सरकार, मैंने कहा ना, आपको राशन की दुकान पर राशन उपलब्ध करवा रही है। चाइना में तो नहीं दे रहे हैं राशन की दुकान पर राशन उपलब्ध। अगर आपके पास पैसे हैं, उतने पैसे हैं जितने पैसे में बाजार में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आपको किसी गल्ले की दुकान पर, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान नहीं मिलेगी वहां। अगर आप चाइना के अंतर्गत हैं तो आपको वहां पे कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। भारत में सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार कोशिश कर रही है कि वो इलाज करवाए अपने व्यक्तियों का। भारत में तुम देखोगे कि वृद्धा पेंशन की व्यवस्था है, विकलांग पेंशन की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है। चाइना में ये कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो पूंजीवादी देश है। कैसा देश है? पूंजीवादी देश। यहां समाजवाद प्रभावी है। समाजवाद का मतलब है कि समाज को लेकर के चलना, और समाज को लेकर के चलने के लिए सरकार इन सभी चीजों को बनाते हुए जा रही है। हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 38 मौजूद है, अनुच्छेद 39 मौजूद है, आर्टिकल 38 संविधान में है, 39 संविधान के अंतर्गत है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का प्रयास करेगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देगा, 38 कहता है। 39 में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये सारी बातें लिखी गई है। तो ये किस पर आधारित है? ये समाज के लिए है, समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित है। और अगर मैं अपने संविधान के अंदर कुछ और विशेष बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 39 का एक पार्ट है, 39 क, आर्टिकल 39 का ए, क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या कह रहा है? समान न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, यानी निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, सबको एक समान न्याय दिया जाएगा। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में लिखा गया है। समाजवादी विचारधारा है, समाज के लिए किए जा रहे हैं ये सारे कार्य। आर्टिकल 41 हमारे संविधान में है, जो कहता है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, तो वो हमारे संविधान में मौजूद है। किस विचारधारा पर आधारित है? समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। आर्टिकल 42 है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहता है कि काम के मतलब मैं कह सकता हूं कि काम न्याय संगत और मानवोचित दशा, प्रसूति सहायता का उपबंध इसमें दिया गया, मैटरनिटी वगैरह के बारे में बताया गया है। न्याय संगत कार्य की बात की गई है।
अगर किसी विभाग के अंतर्गत कोई महिला और कोई पुरुष कार्य कर रहे हैं, उस विभाग में दोनों एक ही पद पर है, कोई बहुत भारी भरकम कार्य है वो कोई महिला नहीं कर सकती तो किसी पुरुष से करवाया जाएगा, न्याय संगत कार्य करवाया जाएगा। यदि कोई महिला प्रसूति के दिनों में अपने कार्य पर है तो उसको प्रसूति के दिनों में कोई भयंकर कार्य नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? गर्भावस्था के दौरान किसी महिला से कोई भारी भरकम काम उठाने को नहीं दिया जाएगा, उसे विभाग में उस समय हल्का काम दिया जाएगा, न्याय संगत कार्य दिया जाएगा, उसको मनवोचित दशाओं का कार्य दिया जाएगा जिस दशा में वो है। ये संविधान में कैसी विचारधाराएं हैं? ये संविधान में सभी हमारे पास समाजवादी विचारधारा, और भी बहुत कुछ हमारे संविधान में है। जैसे इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद हम शामिल कर सकते हैं 43, एक कर सकते हैं 43A और एक कर सकते हैं 47। 43, 43A और 47। 43A समझ लेते हैं, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। कोई भी उद्योग है, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में मजदूरों की भी भूमिका होगी। केवल वहां कंपनी के मालिक की नहीं चलेगी कि मालिक ऐसा बोल रहा है, ऐसा होना चाहिए कंपनी में, मतलब वो किसी का इतना शोषण नहीं कर सकता है, क्योंकि उस कंपनी में कर्मकारों की भी भूमिका है। यदि उस कंपनी के नियमों में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी पूछा जाएगा, मालिक की मर्जी से सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका है। 43A बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 47 हमारे संविधान का कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो पोषाहार स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, अपने नागरिकों के न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, उन्हें वो नेसेसरी फूड प्रोवाइड करवाएगा जिसकी उनको जरूरत है, जिसकी एक सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकताएं हैं, वो सभी चीजें देने का प्रयास करेगा। ये सारी कार्य प्रणाली अगर थोड़ा ध्यान से देखी जाए तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि ये जो कर्तव्य सरकार को दिए गए हैं, ये कर्तव्य जो है किस विचारधारा से प्रभावित है? समाजवादी विचारधारा। तो ये जितने अनुच्छेद हमने यहां देखे समाजवादी विचारधारा के अनुच्छेद हैं। अच्छा, अनुच्छेद 40 संविधान के अंतर्गत बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। हमारे यहाँ अभी इन सारे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल मैं यहाँ पर केवल परिचय बता दे रहा हूं अनुच्छेदों का। या फिर एक अनुच्छेद हमारे यहाँ कुटीर उद्योग से संबंधित है, वो है 43। कुटीर उद्योग मतलब हमारे यहाँ उत्तराखंड में जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। समझ रहे हो बात को? टोकरियां बनाई जाती है, रिंगाल की टोकरियां बनाई जाती है। हमारे यहाँ भोटिया जनजाति के लोग स्वेटर वगैरह बुन लेते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। किस विचारधारा पर आधारित है? गांधीवादी विचारधारा। अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक अनुच्छेद है। गांधीवादी विचारधारा में अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है? ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। महात्मा गांधी यही तो चाहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। अब दिक्कत क्या है कि अनुच्छेद 40 जो है ना, वो डीपीएसपी का हिस्सा है, और डीपीएसपी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। सरकार चाहेगी तो करेगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। इसलिए इसको डीपीएसपी से बाहर निकाल करके एक अलग भाग में भी रखा गया। आगे 243 पढ़ेंगे हम, वहां पंचायतों को अलग से रखा गया है। वो अलग से क्यों रखा गया? वो संविधान संशोधन के द्वारा ही रखा गया है, ताकि यहां होगा तो सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप पंचायतों का गठन करो ही करो। और गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों का गठन करना पड़ेगा। इसके लिए हमने अलग भाग बनाया, डीपीएसपी से बाहर निकाल के बनाया। तो गांधीवादी सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत, या फिर एक सहकारी समिति समझते हो आप लोग? 43 का क्लॉज बी मैं कह सकता हूं, इसके अंतर्गत सहकारी समितियां वगैरह मेंशन है। सहकारी समिति समझते हो? हाँ, अगर कोई भी बहुत सारे लोगों का आर्थिक उद्देश्य एक ही है और वो मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं, उसको कहते हैं सरकारी समिति। आई बात समझ? सहकारी समिति, सॉरी सरकारी नहीं, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमिटी, ठीक हो गया। उसका मतलब क्या होता है? मान करके चलो मेरे आर्थिक हित या तुम में से 2-4 बच्चों के आर्थिक हित, वो आर्थिक हित जो है वो मैच करते हैं, तो हम लोग मिल करके अपनी एक समिति बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं साथ काम करने के लिए। वो सहकारी समिति कहलाती है। 43B में गांधीवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। अनुच्छेद 46
इस भाग के अंतर्गत हम लोग गांधीवादी विचारधारा पर आधारित अनुच्छेद मान सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की बात की गई है, आरक्षण वगैरह की व्यवस्था की गई है। कहा गया है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा, राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 43 नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, शराब पर प्रतिबंध लगाने का सरकार प्रयास करेगी। 47 हालांकि अर्थव्यवस्था का बड़ा मजबूत स्तंभ है, सरकार ऐसा प्रयास करती ही नहीं है, समझ रहे हो बात को। लेकिन कोशिश की है, कई बार कोशिश की है, कुछ सीमित प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंध भी नहीं लगाए जा सकते। जो सही बात है, पूरे कोविड काल में जो है भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल करके रखने वाले यही लोग थे, समझ रहे हो बात को। आर्टिकल 48 के अंतर्गत लिखा गया है कि दुधारू पशुओं की बलि वगैरह को रोकने का कार्य किया जाएगा। गाय, बछड़ा और जो अन्य दुधारू पशु हैं उनकी बलि वगैरह को रोकने का काम किया जाएगा, स्वराज्य का कर्तव्य है, गांधीवादी सिद्धांत है। उदारवादी सिद्धांतों में बहुत ज्यादा बात न करते हुए एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यह कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सभी के लिए एक समान कानून, समझ रहे हो बात को। 44 जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आर्टिकल 45 के अंतर्गत सभी बालकों के लिए, मतलब मैंने तुम्हें पीछे भी बताया था कि भाई 45 में भी ये बात मेंशन की गई है कि 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा वगैरह उनको दी जाएगी सभी बच्चों के लिए, है ना, ये व्यवस्था भी की गई है। उदारवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 48 है जो कह रहा है कि भाई कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी के प्रयोग को सरकार बढ़ावा देगी, ये उदारवादी सिद्धांतों पर कार्य करने की बात है। या फिर अगर मैं कहूं कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, जो 48 के क्लॉज ए में मेंशन है, किसमें मेंशन है, 48 के क्लॉज ए में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा, वो इसके अंतर्गत मेंशन है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का सम्मान वगैरह किया जाएगा, इसमें मेंशन है। 49 में मेंशन है, ठीक है। 50 के अंतर्गत कहा गया है कि जो अपनी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से पूरे तरीके से भिन्न है, उदारवादी सिद्धांत है। 51 के अंतर्गत कहा गया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का मामला, ये 51 में दिया गया है। तो यहां हमने कुछ वर्गीकरण देखे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसी आधार पर हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे पास आते हैं समाजवादी सिद्धांत। ये समाजवादी सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। क्या है समाजवादी सिद्धांत, तो इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। पहली बात यहां ध्यान देंगे तो अनुच्छेद 38 से मैंने कहा था समाजवादी सिद्धांतों की शुरुआत होती है। मैंने पीछे अनुच्छेद लिख दिए थे यहाँ पे, कौन कौन अनुच्छेद समाजवाद से संबंधित हैं, गांधीवाद से संबंधित हैं या उदारवाद से संबंधित हैं, उनको देख लेते हैं। आर्टिकल 38 क्या कह रहा है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात कर रहा है यहाँ पे, 3 प्रकार का न्याय। कभी कभी प्रश्न आ जाएगा प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय मेंशन है, 4 प्रकार का। समझ रहे हो बात को, कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक न्याय, समझ रहे हो। यहाँ पे कितने डीपीएसपी में कितने प्रकार का न्याय मेंशन है, 3 प्रकार का। कौन कौन 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है, राज्य प्रयास करेगा कि वो सामाजिक न्याय को सामाजिक न्याय को पहुंचे। सामाजिक न्याय के इतने चर्चा की हमने अभी पीछे समाजवाद के अनुच्छेदों में, वो सब सामाजिक न्याय पर आधारित है, समझ रहे हो बात को। समाज के लिए राज्य के द्वारा किए गए प्रयास, वो सभी सामाजिक न्याय का हिस्सा है। आर्थिक न्याय, राज्य अमीर गरीब के बीच में भेद जो है उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। राजनीतिक न्याय, सभी को जो है वो मतदान वगैरह करने का अधिकार है, सभी लोग अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं, ये राजनीतिक न्याय है। राज्य सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना वोट का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये राजनीतिक न्याय हुआ।
और अगर हम देखें तो अवसर की समानता में भी अवसर की जो असमानता है उसको भी समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि अवसर किसी एक विशेष वर्ग को ही मिलेगा या इसे किसी एक विशेष व्यक्ति को ही मिलेगा। अवसर में असमानता नहीं होंगी बल्कि अवसर में समानताएं होंगी, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 भी कहता है ना, लोक नियोजन में अवसरों की समानता। इसके अलावा अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है? राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगा। 38 और 39 इन्हीं नीतियों पर आधारित हैं। इन नीतियों को थोड़ा सा ढंग से समझ लें। जैसा क्या कह रहा है? सभी नागरिकों को आजीविका के प्राप्त साधन का अधिकार। आजीविका यानी सभी नागरिकों को, किसी को भूखा नहीं सुलाया जाएगा, किसी को भूखा नहीं मारा जाएगा। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तियों को कुछ ना कुछ रोजगार उपलब्ध करवाए, कुछ ना कुछ आय के साधन उपलब्ध करवाए, जिससे उसकी जीविका चल सके, जिससे वो किसी तरीके से अपनी जीविका को चला सके। समझ रहे हो बात को? दूसरा इसी के अंदर क्या कह रहा है कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करे। यानी देश के अंतर्गत जो भौतिक संसाधन है, यानी जितनी भी चीजें हैं, वो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह हो या कोई भी चीज हो, तो इसको इस तरीके से मेंटेन करके चले कि जो सामान्य जन की भलाई के लिए किए गए कार्य हो, सामान्य जन की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। रेलवे लॉस में चल रहा है, फिर भी रेल चल रही है, खाली चल रही है ट्रेन, ठीक है। सरकार को ऐसा क्या फायदा कि 50 रुपए में तुम्हें वहां से यहां छोड़ दे। अगर तुम आ जाओ किसी मतलब प्राइवेट टैक्सी से, तो तुम्हें किराया पड़ जाए 4 गुना। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा क्या है? कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। यानी समाज के अंतर्गत ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल कुछ ही लोगों के पास पैसा हो, कुछ ही लोगों के पास धन का संकेंद्रण हो, उसको होने से बचाना। अब ये बहुत हद तक तुम देखोगे कि संभव नहीं हो पाता है। सरकार हालांकि प्रयास करती है कि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है उसको कम करने का प्रयास करे। पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर कोई पुरुष कांस्टेबल है तो उसकी सैलरी भी उतनी ही होगी जितनी महिला कांस्टेबल है। सीनियरिटी का हिसाब ना हो अगर एक ही बैच के हो। समझ रहे हो बात को? श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, यानी मजदूरों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रखेगी। इसके अलावा बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण नहीं होने देना। बचपन जो है बच्चे को जीने देना चाहिए, खुल के जीना देना चाहिए, है ना। नहीं तो बचपन बहुत बाद में बाहर आता है। नहीं, कुछ लोगों का बचपन 40 साल के बाद बाहर आता है। कुछ देखते होंगे बुढ़ापे में बड़ी मस्ती करते हैं, उनका बचपन तब बाहर आ, क्यों? बचपन का शोषण हो चुका होता है। तो बड़े महान गुरुजी हैं, उनसे मैंने एक बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों का समय से पहले बड़ा हो जाना जो है वो बड़ा घातक होता है। समय से पहले किसी बच्चे को बड़ा नहीं होना चाहिए, और बच्चा वही होता है जो माँ बाप को छठी का दूध याद दिला दे। समझ रहे हो? मतलब अपना बचपन फुल एंजॉय करे। कुछ बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी होगी, ईदगाह, है ना। तो ईदगाह में सारे बच्चे क्या खरीद रहे हैं? चिमटे चुमटे वगैरह, वो सब के सब क्या खरीद? खिलौने विलौने वगैरह खरीद रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं। ईद का समय है, लेकिन एक बच्चा जो है वो चिमटा लेकर के आया। तो जब उसको अम्मा ने पूछा कि ये चिमटा क्यों लेकर, ईदगाह का है या बूढ़ी अम्मा का है, दोनों में से एक किसी कहानी का है टाइटल, ईदगाह का ही है ना। हाँ, ईदगाह का ही है। तो चिमटा लेकर के आया, तो चिमटा लेकर के उसने कहा कि आपका हाथ रोटी बनाते हुए जलता है, तो इसलिए चिमटा लेकर के आया। तो बड़ी भावुक कहानी प्रेमचंद ने इस मोड़ पे छोड़ दी। पता नहीं कितने लोगों के दिल रोए उसके बाद कि ये क्या कह दिया प्रेमचंद ने, है ना। कई लोगों को उस कहानी ने बताया कि क्या संदेश देना चाह रही है। तो ये हम लोग कहते हैं कि बचपन का शोषण या युवाओं का शोषण न होने देना, बहरहाल ये इस भाग के अंतर्गत लिखा गया है। आई बात समझ में? आगे अगर हम लोग चले, 38 और 39 समझ आ गया सबको? 38 और 39 के बाद आगे चलेंगे तो फिर हमारे पास समाजवादी विचारधारा संबंधित अनुच्छेद 41। समाजवादी विचारधारा संबंधित है, 40 गांधीवादी विचारधारा संबंधित है, उसे गांधीवाद में पढ़ेंगे, वो छोड़ा नहीं है, ठीक है भाई। 41 में क्या है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करना।
बेरोजगार है अगर तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बुढ़ापा में है तो बुढ़ापा पेंशन मिलती है, बीमारी है तो सरकारी अस्पताल है, विकलांग है तो कई जगह छूट मिलती है। समझ रहे हो बात को। शिक्षा पाने का अधिकार है, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। ये आर्टिकल 41 के अंतर्गत लिखा गया। इसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 42, राज्य की काम करने की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। प्रसूति के समय प्रावधान करना इसके अंतर्गत है। दूसरा क्या है कि न्याय संगत कार्य, समझ रहे हो बात को, जिसकी मैंने चर्चा की अभी, न्याय संगत कार्य दिया जाएगा। मानवोचित परिस्थिति, मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का कार्य किया जाएगा। मैटरनिटी के समय पे, मातृत्व के समय की जब अगर हम बात करें तो मातृत्व के समय क्या होता है, 6 माह का जो है वो अवकाश दे दिया जाता है किसी भी महिला को। 6 माह का अवकाश दे दिया जाता है सरकारी विभाग से गर्भावस्था के दौरान, और उस 6 माह की उसे कोई भी तनख्वाह उससे नहीं काटी जाती है। 6 माह के बाद अगला 6 माह उस बच्चे के भरण पोषण तक के लिए 1 साल तक की उसे पूरी छुट्टी दी जाती है, और उस पूरी छुट्टी में वो पे सैलरी पर होती है, मतलब वो अपनी सैलरी वगैरह वो माँ पूरी ले सकती है। और सरकार ने इस संबंध में बड़े अच्छे प्रावधान किए हैं, भारत में इस संबंध में अच्छे नियम है। शुरुआती समय में बच्चे की देखभाल के लिए उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता माता की है, तो वो व्यवस्था को देखते हुए अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये सारी चीजें रखी गई हैं। अगर कोई गर्भावस्था के दौरान 6 माह की छुट्टी भी ले लेता है तो 6 माह की छुट्टी में उसे बराबर तनख्वाह वगैरह मिलती रहती है, 1 माह का भी वेतन बाधित नहीं किया जाता। वो सब इसमें व्यवस्था की गई है। 43 क्या है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब अगर तुमने किसी आदमी से काम करवाया तो तुम उसको कम से कम मजदूरी इतना तो दो कि उसका जीवन निर्वाह हो जाए। तुमने सुबह से शाम तक उससे काम करवाया और शाम को तुमने 50 रुपए पकड़ा दिए। समझ रहे हो बात को। किसान उगाता है खेत में, टमाटर उगाता है, बड़ा महंगा बिका अभी टमाटर। एक टाइम ऐसा आया प्याज टमाटर वगैरह सब कौड़ियों के भाव बिके। समझ रहे हो बात को। और बिकता कैसा है, बिकता ऐसा है कि किसान से जो है ना वो ले लिया जाता है 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो, और बाजारों में वही बिक रहा होता है 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो। अब 2 रुपए किलो किसान अगर अपने पूरे साल की मेहनत को बेचेगा तो 2 रुपए में जहर की पुड़िया नहीं खरीदेगा तो और क्या खरीदेगा, आत्महत्या तो करेगा ही। समझ रहे हो बात को। इसलिए कहा गया है कि किसी भी कामगार के लिए इतनी मजदूरी तो जरूर होनी चाहिए कि वह निर्वाह कर सके, वो अपना जीवन चला सके, इतनी मजदूरी तो उसको दी जानी चाहिए। एक उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करेगा राज्य। आर्टिकल 43A के अंतर्गत लिखा गया है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। जो उद्योग है उनके प्रबंधन में कर्मकारों की भी भागीदारी होगी, यानी जो कंपनियां वगैरह हैं या कोई भी कारखाना है फैक्ट्री है तो वहां कामगारों की भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल वहां मालिक वर्ग की या उस श्रेष्ठ वर्ग की सुनी जाएगी, ये नहीं हो सकता। वहां पे कर्मकारों की भी जो है वो भूमिका रहेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, लोगों के पोषण स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना ये सरकार का कर्तव्य है। आई बात समझ में। यानी लोगों का जो पोषण स्तर है, न्यूट्रिशन लेवल जो है उसको मेंटेन करना, और इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना ये सरकार का कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 47 के तहत सरकार को दिया गया है। इसके बाद अगर आगे चलें तो अब आते हैं हमारे पास गांधीवादी सिद्धांत। तो जो हमने पढ़ा अभी 38, 39 और इसके अलावा 38, 39 में बेसिकली हमने बातें क्या क्या पढ़ी, लोक कल्याण की अभिवृद्धि वगैरह वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी है। 40, 39, 39A हो गया, 41, 42, 43, 43A और 47 समझ गए। वो कौन से विचारधारा से प्रभावित थे, तो समाजवादी विचारधारा। अब जो हम लोग अनुच्छेद पढ़ रहे हैं वो किस विचारधारा से प्रभावित है, गांधीवादी विचार। अनुच्छेद 40 थोड़ा सा हम यहां पे देखेंगे तो 40 क्या कह रहा है, 40 कह रहा है राज्य ग्राम पंचायतों के स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। स्वशासन, स्थानीय स्वशासन हम आगे पढ़ेंगे,
जब भाग 9 के आसपास हम होंगे तो तब इन बातों को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन क्या है। पंचायतों का गठन का मतलब यह है कि त्रिस्तरीय पंचायतीय मॉडल को भारत सरकार ने स्वीकार किया है। 3 स्तर के मॉडल को, जिसमें ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, 3 स्तर है। तो वो वाला मॉडल गांवों में लागू हो, राज्य अपने क्षेत्र के गांवों में उस मॉडल को लागू करने का प्रयास करेगा। यानी ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख की, जिला स्तर पर जिला प्रमुख की नियुक्ति करेगा, जो स्थानीय स्वशासन का मुख्य कार्य है। अच्छा, स्थानीय स्वशासन की भूमिका क्या है? स्थानीय स्वशासन की भूमिका है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जो महात्मा गांधी की मूल अवधारणा थी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब, अब अगर एक बात बताओ, कोई गांव है वो अगर केवल राज्य सरकार के अधीन रहेगा, उस गांव की सारी शासन की शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगी। अब गांव में रास्ता टूट गया तो गांव वाले कहां चले जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास। समझ रहे हो बात को? वो जाएंगे मुख्यमंत्री के पास कि हमारे गांव का रास्ता टूट गया और रास्ता बनवा दो। लेकिन अगर गांव में प्रधान है, प्रधान की नियुक्ति की गई है, तो वो ग्रामीण स्तर पर उस समस्या को सुलझा सकता है। ब्लॉक स्तर पर कोई समस्या है तो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख उस समस्या को सुलझाएगा, जिला स्तर पर जिला प्रमुख सुलझाएगा, राज्य स्तर पर कोई समस्या है तो वो मुख्यमंत्री जी के पास तक तब पहुंचेगी। इसलिए शक्तियों का बंटवारा बड़ा जरूरी है। आपके वार्ड में वार्ड मेंबर का चुनाव होता है। वो वार्ड मेंबर क्यों चुना जाता है? आपके वार्ड के मुद्दों को पालिका अध्यक्ष के सामने रख सके या निगम प्रमुख मेयर के सामने रख सके। समझ रहे हो बात को? वो इसलिए चुना जाता है। अब आपके वार्ड में नल टूट गया तो आप मेयर को बुलाने तो जाओगे नहीं बार बार कि नल टूट गया जी, चलो देख करके आओ। इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है और इसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन। यही स्वशासन की बात अनुच्छेद 40 कर रहा है। अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है? राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। कोई कम्बल बना रहा है ऊन से, पिथौरागढ़ में जाओ, कालीन उद्योग बड़ा प्रसिद्ध है। समझ रहे हो बात को? भोटिया जनजाति क्षेत्रों में जाओ, वो लोग ग्लव्स बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं। हमारे यहाँ क्षेत्रों में कई जगह लोग बनाते हैं। एक एक आदमी के पास कम से कम 200 250 भेड़ है। वो भेड़ पालन करता है, ऊन निकालता है, खुद उससे धागा बनाता है और स्वेटर बुन रहा है, बेच रहा है। इन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दो, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दो। हमारे यहाँ टोकरियां बनती थी पहले, अब तो प्लास्टिक आ गया है, टोकरियां को बनना समाप्त हो गया। रिंगाल की टोकरियां होती थी। हमारे यहाँ बनने वाले कई सारे ऐसे छोटे सामान थे जो हथकरघा, हस्तशिल्प उद्योग संबंधित थे। तो इनको प्रोत्साहन देने का कार्य सरकार करेगी और सरकार कर रही है। एमएसएमई एक मंत्रालय है। एमएसएमई है ना, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय है ना। वो मंत्रालय क्या काम करता है? यही तो कार्य करता है, सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हमारा कोचिंग है, सूक्ष्म उद्योग है। हमारे बगल पे नाई की दुकान है, सूक्ष्म उद्योग है। हमारे बगल पे कोई रेस्टोरेंट है, वो एक सूक्ष्म उद्योग है। ये सभी सूक्ष्म उद्योग के अंदर आते हैं। सरकार प्रयास करती है कि इन सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। आर्टिकल 43B क्या कह रहा है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। सहकारी समिति समझना होगा। सहकारी समिति का मतलब हुआ ऐसी कोई भी समिति जिसमें जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के आर्थिक हित समान हैं। उन सभी सदस्यों का जो आर्थिक हित है वो क्या है? समान है। जैसे मान करके चलो कि मेरे साथ 4 लोग इस कोचिंग को खोलने में शामिल हो जाए। इस कोचिंग को तो अगर बात करूं ऐसे तो मतलब मैं सिंगल ओनर हूं इस कोचिंग का, प्रोप्राइटरशिप में इसका रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अगर मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कमेटी में कराया होता, एक समिति में कराया होता, तो ये एक सहकारी समिति हो सकती थी। सहकारी समिति के लिए मेरे को क्या चाहिए? यही मेरे को अपने साथ एक कोषाध्यक्ष बनाना पड़ेगा, एक अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या हुआ? कुछ सदस्य बनाने पड़ेंगे, समय समय पे इसकी मीटिंग करवानी पड़ेगी। सहकारी समिति का मतलब ही यही हुआ कि मेरे साथ 5-6 लोगों ने मिलकर के, इन सबका एक ही आर्थिक हित था, एक ही आर्थिक उद्देश्य था और हम सब 5-6 लोगों ने मिलकर के एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई। उसको कहते हैं सहकारी समिति। आई बात समझ में? तो सहकारी समिति जो है उनका स्वैच्छिक गठन, अपनी इच्छा से गठन किया जा सकता है। स्वायत्त कामकाज, वो अपने कामकाज करने के लिए स्वायत्त है, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है।
लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये सभी आर्टिकल 43B में लिखा गया। 46 के अंदर क्या लिखा है? राज्य समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियां, SC ST के लिए अनेक कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को भी दिया जाता है, 10% आरक्षण दिया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ये सरकार का दायित्व है आर्टिकल 46 के तहत। आर्टिकल 47 क्या कह रहा है? 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाए और नशीले, ये देखो 47 हमने वहां भी रखा था समाजवादी विचारधारा में, यहां भी रखा है 47। इसका कारण क्या है कि हमारे देश में जो समाजवाद है वो गांधीवादी समाजवाद है। हमारे देश में कॉल मार्क्स वाला समाजवाद नहीं है, मैंने प्रस्तावना पढ़ाते हुए समझाया था। समझ रहे हो बात को? तो हमारे देश का समाजवाद थोड़ा लचीला समाजवाद है, ऐसा कठोर समाजवाद नहीं है हमारे यहाँ। समझ रहे हो बात को? हमारे यहाँ समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रित रूप देखने को मिलेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी है हम। समझ गए बात को? आर्टिकल 48 क्या कह रहा है? गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य रहेगा कि इन सभी चीजों पर कार्य करे। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए। समझ रहे हो बातों? यहाँ पे दुधारू पशुओं की हत्या जो है उस पर प्रतिबंध लगाए। गांधीवादी विचारधारा के लक्षण है और उसी के अंदर आर्टिकल 48 को रखा गया है। आगे चलेंगे अगर तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बौद्धिक और सिद्धांतों पर आधारित। अभी एक बार पहले इनको आप लोग रिवाइज कर लो, ठीक से बात समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया था? सबसे पहले हम लोगों ने जो जो चीजें यहाँ पे चर्चा की थी उसमें जो है प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। या फिर अगर मैं कहूं यहाँ पे कि DPSP को मूल आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। इसके अलावा अगर पूछेगा कि समाजवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, ये सभी कैसे सिद्धांत हैं हमारे पास? समाजवादी। 40 वगैरह, 42, 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 कैसे सिद्धांत हैं? गांधीवादी हैं। उदार और बौद्धिक सिद्धांतों में ये सभी अनुच्छेद शामिल हैं। समाजवादी सिद्धांतों में 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा। लोक कल्याण की, अभिवृद्धि की बात कौन सा आर्टिकल कर रहा है? तो 38 कर रहा है। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा 39 क्या कह रहा है? विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को बढ़ावा देगा। समझ गए बात को? इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो समाजवादी कानूनों के अंदर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, इन सभी चीजों में कुछ सहायताएं वगैरह देने का कर्तव्य सरकार का है। यहाँ पे न्याय संगत बात की गई है 42 में, न्याय संगत कार्य और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना, मातृत्व वगैरह से संबंधित बातें 42 में है। 43 में क्या कह रहा है? राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगा, जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास करेगा। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका 43A। 47 क्या कह रहा है? लोगों के पोषाहार स्तर। बात समझ आ रही है ना? ये समझ में आ रहा है क्या क्या कहना चाह रहा है ये आर्टिकल? इसलिए इनको समझते हुए चलना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे हमने देखा गांधीवादी विचारधारा संबंधित कौन कौन है। 40 हो गया अपने पास ग्राम पंचायतों का गठन। 43 हो गया अपने पास जो कह रहा है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 43 का B हो गया सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन वगैरह। 46 हो गया अपने पास जो कह रहा है राज्य समाज के कमजोर वर्गों को, अनुसूचित जाति, जनजाति या आर्थिक वर्गों को जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगा। 47 कह रहा है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा, नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाई जाएगी। 48 कह रहा है गाय, बछड़े वगैरह इन सभी या दुधारू पशु जो है उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया जाएगा। अब आ जाते हैं अपने पास बौद्धिक अधिकार, कुछ बौद्धिक सिद्धांत वगैरह। कौन कौन से बौद्धिक सिद्धांत हमारे पास यहाँ मेंशन किए गए हैं? समझ रहे हो बात को? सबसे पहले बौद्धिक सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो यहां देखने को मिलेगा हमको आर्टिकल 44। कौन सा आर्टिकल देखने को मिलेगा? 44, अनुच्छेद 44। क्या कह रहा है अनुच्छेद 44? तो 44 कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास। एक समान नागरिक संहिता समझनी होगी थोड़ा सा। एक समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 कह रहा है वो कहना चाह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म
सिविल कोड, ठीक है, कोड का मतलब हो गया संहिता, इसको मैं लिख सकता हूं समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड में अभी कुछ अमूल कार्य इसके संबंध में हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला दूसरा राज्य जो है वो पूरे तरीके से बन जाएगा। समझ गए बात को। दूसरा राज्य, पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया वो गोवा है। कौन सा है? गोवा। अभी मुख्यमंत्री जी के चुनावी मैनिफेस्टो में था, हमारे मुख्यमंत्री जी के पुष्कर सिंह धामी जी के, उन्होंने कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करेंगे। आई बात समझ में? क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, तो इसका सीधा मतलब यह है कि सभी के लिए एक समान कानून, सभी के लिए एक समान कानून, एक जैसा कानून होना चाहिए। इसको कहेंगे समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई बात समझ में? सभी के लिए एक समान कानून, सभी के लिए एक समान कानून। और 1937 में बना हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ। समझ गए बात को? 1955 का एक अधिनियम है हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, हिंदू रीमैरिज एक्ट करके कुछ ऐसा नाम है इसका, ये 1955 का है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास, फिलहाल मैं दो से समझाने की बात करता हूं, बात अच्छे से समझ आ जाएगी इतने में ही, कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे हम शरीयत कानून कहते हैं, उस शरीयत के कानून के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? तो उस शरीयत के कानून के अंतर्गत ये चीजें हैं कि अपने धर्म के कानून के अनुसार हम आचरण करेंगे, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है। और इस मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत कुछ बातें मेंशन हैं, जैसे समाज के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली बातें हैं उनमें निकाह हलाला, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एलिगेशन लगाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रिपल तलाक, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मेंशन की जाने वाली चीजें हैं। बहु विवाह की जो प्रथा है, एक से ज्यादा विवाह करने की प्रथा, वो इसके अंदर मेंशन है। अब अगर हम इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये सारी की सारी बातें जो है ना, वो सारी बातें किससे आती हैं? तो ये सारी बातें आती है मुस्लिम पर्सनल लॉ से। अगर कोई मुसलमान व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर लेता है तो उसके लिए वह कानूनी अपराध नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ उसे इस बात की इजाजत देता है। एक से अधिक विवाह का मामला क्या है अभी समझाता हूं। मेरे दादाजी की 2 शादियां थी, ठीक है, तुम्हारे में से भी किसी ना किसी के दादाजी की 2 शादियां रही होंगी। तुम यहां बोलोगे नहीं, मैं बोल दूंगा, बस इतना ही फर्क है हम में। हमारे गांव में 90% मेरे दादाजी का बैच जो है उन सब की 2 शादियां थी। 90%, 90 से भी 94% मैं कह सकता हूं। 1955 में अधिनियम बना, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, और इस अधिनियम ने कहा कि हिंदुओं में शादी केवल एक ही वैधानिक मानी जाएगी, एक ही वैलिड मानी जाएगी। 1955 से पहले के जितने भी अगर तुम देखोगे लोग, तो 90% लोगों की उस समय से पहले 2 शादियां, लेकिन अब हिंदू व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है और मुसलमान व्यक्ति कर सकता है 3, इस्लाम के अनुसार। अब दिक्कत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना वो एक से ज्यादा विवाह करता है, मुस्लिम व्यक्ति, तो वो कहेगा ये मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है। हमने कहा ठीक है जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है, इसमें न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं ये मुसलमान व्यक्ति अगर चोरी करता हुआ पकड़ा गया और इसको न्यायालय में पेश किया गया, तो शरीयत का कानून कहता है कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो हाथ काट दो। उस समय इसको बोला जाए कि यार शरीयत का कानून कहता है कि हाथ काट दो, तो शादी वाले मामले में तुमने कहा था शरीयत का कानून फॉलो करो, यहां भी वही करें, तो तब ये बोले नहीं 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 वो नहीं, आईपीसी लगाओ, आईपीसी। समझ पा रहे हो बात को? तब नहीं बोलेगा शरीयत का कानून लागू करो, तब क्या बोलेगा? आईपीसी लगाओ। इसलिए सरकार कह रही है
इसलिए राज्य के नीति निदेशक तत्व कह रहे हैं कि सबके लिए एक जैसा कानून, कोई पर्सनल लॉ नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून। सब अवैध हो जाएगा इसके बाद, जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू होगी और धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में इसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। नीति निदेशक तत्वों में लिखा हुआ है, जिम्मेदारी है सरकार की, आज नहीं तो कल करेगी। ये जहां लागू है अभी पूरे तरीके से वो राज्य है गोवा, समझ रहे हो बात को? वहां ये सब नहीं चलेगा, वहां चलेगी तो एक ही चीज चलेगी, वो है इंडियन पिनल कोड, बस वही चलेगा, ये नहीं चल सकता। तो इसलिए आर्टिकल 44 को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 44 का सही मतलब समझ आया होगा, ट्रिपल तलाक वगैरह वगैरह सब इसके माध्यम से चला जाएगा, कानून एक ही रहेगा जो पूरे भारत में लागू होगा, ये कहने का मतलब है इसका। अब वो मैंने 2 उदाहरण लिए हैं तो मैंने इनके संक्षेप में बात समझाई है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिनके संक्षेप में मैं बात समझा सकता था। तो इसलिए मेरा मकसद किसी धर्म विशेष की बात को या किसी समुदाय विशेष की बात को लेकर चलना नहीं है। मेरा मकसद बस इतना है कि बात समझ आ जानी चाहिए। समझ गए बात को? आगे बढ़ें तो नेक्स्ट अपने पास जो है वो यहां पर आता है आर्टिकल 45। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 45, 45 क्या कह रहा है? तो 45 कह रहा है सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है भैया, 6 साल तक के बच्चों को जो है ना वो प्रारंभिक देखभाल वगैरह उनको मिल सके, इसके लिए सरकार जो है नैतिक रूप से जिम्मेदार रहेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट है आर्टिकल 48 बौद्धिक सिद्धांतों में। 46, 47 हम वहां पढ़ चुके हैं। ठीक है, 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन, ये पशुपालन लिखा है, पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। कृषि में नई तकनीकों को सरकार लाने का प्रयास करेगी। देखते होंगे तुम कि कृषि के लिए सरकार खूब प्रयास करती है कि ये वाला यूरिया खेत में डालो, ये वाला कीटनाशक डालो, ये चीजें लाओ, है ना, करती है। उद्यान विभाग कई चीजें प्रोवाइड करवाता है नहीं करवाता? वो सब क्यों प्रोवाइड करवा रहा है? क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में लिखा गया है कि वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो नई तकनीकी को कृषि में लेकर के आए, नए मॉडर्न को लेकर के आए। 48A क्या कह रहा है? पर्यावरण की रक्षा सुधार करना और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 48 का क्लॉज ए। पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, वनों की रक्षा करना, ये दायित्व है सरकार का। जब सरकार का दायित्व है पर्यावरण की रक्षा करना, इसलिए तो सरकार कह रही है पेड़ मत काटो। जब सरकार का दायित्व है वनों की रक्षा करना और वन्य जीवों की रक्षा करना, इसलिए तो राष्ट्रीय उद्यान या फिर अपने पास वन्य जीव अभ्यारण्य या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। जब सरकार का कर्तव्य है इन सभी चीजों को संरक्षित करना, इसीलिए तो सरकार बायोस्फीयर रिजर्व बना रही है, इसी के लिए सरकार वेटलैंड एरिया घोषित कर रही है कई क्षेत्रों को। समझ रहे हो बात को? टाइगर रिजर्व बना रही है। वो सब किसके तहत बना रही है? 48 के क्लॉज ए के तहत। 49 क्या कह रहा है? कि राज्य की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक स्थान की रक्षा करना। यानी ऐतिहासिक स्थान अगर कोई है या स्मारक अगर कोई, जैसे हमारे यहाँ चांदपुर गढ़ी है, चमोली जिले में है, आदि बद्री के पास पड़ता है। चांदपुर गढ़ी में बोर्ड लगा हुआ है कि यह भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत सम्मिलित है। उस जगह की देखभाल करना किसका काम है? राज्य सरकार का काम है। क्यों? क्योंकि वहां से पंवार राजाओं की शुरुआत हुई थी जिन्होंने गढ़वाल पर शासन किया था, और उन राजाओं के शासन क्षेत्र का वो किला है, ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। और 49 आर्टिकल में लिखा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करेगी। आई बात समझ में? अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है? कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका अलग करने के लिए कदम उठाना। जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इन दोनों को अलग अलग करने का प्रयास किया जाएगा। ये बात यहां बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगी, आगे समझ संविधान में जैसे जैसे बनेगी तो फिर वहां पर बात समझ आएगी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका भी, इन तीनों को भी किसी सीमित दायरे तक अलग अलग करना कितना आवश्यक है। समझ गए बात को?
नेक्स्ट यहां पे देखेंगे 51 के अंतर्गत लिखा गया है। 51 यह घोषणा करता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास राज्य करेगा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, अंतरराष्ट्रीय कानून संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन की बात की गई है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते या करार को निभाए, अच्छे से समझे और उसके दायित्वों को लागू करे। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास अनुच्छेद 51 तक की बातें हो गई, जो भी हमने डीपीएसपी के अंदर पढ़ा। अब मैं यहां पूछता हूं, तुम्हारे पास फटाफट बताना मेरे को, जल्दी जल्दी। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। मेरे साथ बोलते हुए चलो। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 37 क्या कहता है? इस भाग का कोई भी अनुच्छेद न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय या मतलब सुविधा, असमानता वगैरह इन सबको समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये सुविधा प्रोवाइड करवाएगा और असमानताओं का अंत करने का प्रयास करेगा। एक इसमें लिखा है 38 में। 39 के अंदर क्या क्या लिखा है? 39 में लिखा है कि मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। इसके अंतर्गत लिखा गया है कि कुछ लोक निदेशक सिद्धांत जो राज्य को दिए गए हैं, वो सभी ये सिद्धांत हैं, जैसे सभी नागरिकों की आजीविका का साधन प्राप्त करवाना, जैसे भौतिक संसाधनों को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, या फिर कुछ व्यक्तियों के पास धन को इकट्ठा ना होने देना, स्त्री और पुरुष सबको समान कार्य के लिए समान वेतन देना, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण न होने देना। ये सब कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 39। नेक्स्ट अपने पास हमने पढ़ा था 41, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कुछ सहायता सरकार देगी। आई बात समझ में? 42 है कि राज्य काम करने की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। 43 कह रहा है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 43 का ए कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भी भूमिका होगी। 47 क्या कह रहा है? लोगों के पोषण स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। आई बात समझ में? यहां देखेंगे गांधीवादी सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्योग वगैरह से संबंधित है। 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। 43B के बाद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों को समाज में मतलब मुख्य धारा में लाने का काम करेगा, इससे संबंधित है। 47 क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगी राज्य सरकार। नशीले पेय पदार्थों पर, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगी। 48 के अंदर क्या है? कि दुधारू पशुओं की बलि वगैरह पर रोक लगाने का कार्य किया जाएगा। क्लियर है इतना? बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत क्या क्या है? समान नागरिक संहिता, यानी भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। इसके अलावा क्या है? 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल देना। कृषि और पशुपालन को आधुनिक, ये पशुपालन है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। 48 में 48 है पर्यावरण की रक्षा, सुधार, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। 49 में क्या है? राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के प्रयोगों की रक्षा करना। 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग करना। 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आई बात समझ में? तो ये हो गए हमारे पास कहां से कहां तक के आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। क्लियर है सबको ये आर्टिकल? अब आता है अपने पास मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संघर्ष। तो ये संघर्ष पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, क्या संघर्ष है, क्योंकि ये संघर्ष मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये सारे मामले में चर्चा कर चुका हूं कि क्या संघर्ष है दोनों के बीच में, क्या टकराव है। कि सबसे पहले तो चंपकन दोहराई राजन मामला 1951 मैंने चर्चा की थी इसकी, जब पढ़ाए थे तुमको वाद, तो केशवानंद भारती भी पढ़ाया है, गोलकनाथ बनाम भी पढ़ाया है और मिनर्वा मिल्स का मामला भी समझाया है। सारे मामले समझाए हैं। मिनर्वा मिल्स नहीं समझाया तो समझा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत तोप नहीं है। अब समझो,
देखो, चंपकन दोराई राजन मामला जो है ये 1951 में आया। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जब भी टकराव होगा, अच्छा टकराव क्यों होगा, तो टकराव इसलिए होगा क्योंकि यहां जो है ना फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, समझ रहे हो, और यहां हमने अनुच्छेद पढ़े 38 और 39, ठीक है, 38 और कौन सा 39। तो देखो भाई 38 और 39 क्या कह रहा है, 38 और 39 जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित है, और लोक कल्याण की अभिवृद्धि की जाएगी अगर तो 15 का हनन होगा। 15 क्या कह रहा है कि राज्य जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस प्रकार संविधान के कुछ अनुच्छेद आपस में क्लैश करते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित और मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। इसके लिए तुम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लास के वाद विवाद वाला चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा क्यों इनमें विवाद है, समझ रहे हो। इस मामले में चंपकन दोराई राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब भी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी टकराएंगे तो हमेशा वैधानिक, मतलब जीतेगा कौन, तो वो फंडामेंटल राइट जीतेगा, यानी वैधानिक किसको माना जाएगा ज्यादा, वो फंडामेंटल राइट्स को माना जाएगा। जब इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनेगी तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकार ही निश्चित रूप से लागू होंगे, और मौलिक अधिकार संविधान का मूल ढांचा है, इसलिए उनको प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा डीपीएसपी को छोड़कर अगर टकराव है तो। ये चंपकन दोराई राजन मामले का केस है, ठीक है भाई। गोलकनाथ मामले में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी स्टेटमेंट पलट दी थी, और सारी स्टेटमेंट पलटने के बाद कहा था कि जो सरकार है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है ना। ये चंपकन दोराई राजन मामले में, मतलब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में कहा गया था। ये मामला भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, तो इस मामले में क्या है, इस मामले की जजमेंट मैंने बताई थी तुमको, अब तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जजों की जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कि मूल ढांचे पर जो है ना वो कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। संविधान में सरकार संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अब बात आती है कि मिनर्वा मिल्स के मामले में सरकार ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सरकार तो क्या कहेगी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मिनर्वा मिल्स का जो मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया ऐसा है ना कि तुम एक बात को समझो, बोला जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है और जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आपस में लड़ते नहीं है। बोला ये दोनों के दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं, दोनों के दोनों क्या है, एक ही रथ के दो पहिए, जिनमें समन्वय बना करके चलना पड़ेगा, यानी इनके किसी भी एक के कम होने से जो है ना वो सभी प्रभावी होंगे, पूरा रथ प्रभावी होगा। इसीलिए फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो एक ही रथ के क्या है, दो पहिए। तो क्वेश्चन आएगा किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक ही पहिए, एक ही रथ के दो पहिए हैं। तो क्या बोलना है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980। क्लियर है इतना, आगे बढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्यों को तो हम पढ़ते रहेंगे आगे, मौलिक कर्तव्य वगैरह पढ़ने हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं जो अभी तक पूछ लिए गए हैं यहाँ पे से, इस भाग में से। चलो अभी पढ़ो फटाफट से इनको और बताओ मेरे को जल्दी जल्दी से क्या क्या होगा।